नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जय हिंद समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। भारत और चीन समय समय पर सीमा विवाद को लेकर आपस में भिड़ते रहते हैं। फिर एक बार वर्तमान में भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं। 15 जून को लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच सीमा पर हिंसक झड़प हुई है। ऐसी हिंसक झड़प दोनों देशों के सेनाओं के बीच 45 साल बाद देखने को मिली है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में सेनाओं की मौत हुई है। इसके पहले सन 1975 में भारतीय सेनाओं के गश्ती दल पर अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर चीनी सेना ने हमला किया था। 15 जून की हिंसक झड़प के बारे में काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन कई सवालों के जवाब अभी भी जानने बाकी हैं। सभी अपने अपने समझ और जानकारी के अनुसार इस घटना के बारे में लिख रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ के सूत्रों ने भारतीय सेना के कई अफसरों और सैनिकों से बात की। लद्दाख में अब तक जो कुछ हुआ उसके बारे में पता किया। जिन सैनिकों से बात की गई वे लेह, गलवान और थांगसे में तैनात हैं। न्यूज़ चैनल के डिफेंस जर्नलिस्ट लोगों के अनुसार किस्सा स्टार्ट होती है 6 जून से। इस दिन दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग हुई। बातचीत में तय हुआ दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। सेनाओं के पीछे हटने की शुरुआत गलवान वैली में पेट्रोल पॉइंट 14 से हुई। डायलॉग के दौरान ये साबित हुआ कि चीन की एक सर्विलांस पोस्ट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर भारत की सीमा में थी। यह पोस्ट गलवान नदी के मोड़ के शिखर पर थी। ऐसे में चीनी पोस्ट को हटाने पर सहमति बन गई। कुछ दिन बाद चीनी सेना ने इस पोस्ट को हटा भी लिया। जिस दिन चीनी सेना ने पोस्ट को हटाया उसी दिन 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू की चीनी अफसरों से बात भी हुई थी। लेकिन 14 जून को मैटर चेंज हो गया। सैनिकों ने बताया 14 जून की रात उसी जगह चीन ने फिर से पोस्ट बना ली। ऐसे में कर्नल संतोष बाबू 15 जून को शाम 5 बजे करीब एक टीम लेकर चीन के पोस्ट पर गए। पहले उन्होंने सोचा कि शायद गलती से यह पोस्ट फिर बनाई गई है। हालांकि उनके दल के युवा अफसर व सैनिक चीनी पोस्ट को हटाने के लिए आतुर थे, लेकिन कर्नल बाबू ने उन्हें ऐसा करने से रोका। कर्नल बाबू की छवि एक शांत और संयमित अफसर की थी। वे पहले इस एरिया में कंपनी कमांडर रह चुके थे। वे नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में इंस्ट्रक्टर भी रह चुके थे। आमतौर पर मेजर रैंक के कंपनी कमांडर को एक टीम के साथ पहले जांच के लिए भेजा जाता है, लेकिन कर्नल बाबू ने डिसीजन लिया कि इस मैटर को यूनिट के नौजवानों पर नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे में शाम 7 बजे वे 2 मेजर सहित 35 फौजियों की टीम के साथ पैदल ही चीन की पोस्ट पर गए। भारतीय सैनिकों की टीम के मन में लड़ाई जैसी कोई भावना नहीं थी, केवल पूछताछ के लिए गए थे। वे जब चीन की पोस्ट पर पहुंचे तो पता चला कि वहां मौजूद सैनिक अलग थे। वे पहले कभी उस पोस्ट पर देखे नहीं गए थे। वे सैनिक आमतौर पर उस इलाके में तैनात नहीं होते थे। 16 बिहार रेजिमेंट वहां तैनात रहने वाले चीनी सैनिकों को जानती थी। ऐसे में नए फेस को देखकर भारतीय सैनिकों को आश्चर्य हुआ। उन्हें पता चला कि नए चीनी सैनिक तिब्बत से भेजे गए थे। नए चीनी सैनिक काफ़ी अग्रेसिव थे। जब कर्नल संतोष बाबू ने पूछा कि दोबारा से पोस्ट क्यों लगाई गई, तो एक चीनी सैनिक ने उन्हें जोर का धक्का दिया, साथ ही चीन की भाषा में गालियां दी। इसे देखकर भारतीय फौज भी उग्र हो गई, क्योंकि सेना की यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर का सम्मान माता पिता की तरह ही होता है। जैसे माता पिता से बदतमीजी पर पुत्र को गुस्सा आता है, वैसे ही कुछ भारतीय सैनिकों के साथ हुआ। वे चीनी सैनिकों पर टूट पड़े। लड़ाई बिना हथियारों के ही हो रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद ये झगड़ा खत्म हो गया। दोनों तरफ के फौजी घायल हुए थे, पर भारत की टीम हावी रही। उन्होंने चीनी पोस्ट को तोड़ दिया और जला दिया, लेकिन झगड़ा पहले से और गहरा और खतरनाक रूप धारण कर लिया था। इसके बाद कर्नल संतोष बाबू समझ चुके थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए उन्होंने जख्मी जवानों को भारतीय पोस्ट पर भेज दिया और उनसे कहा कि वह दूसरे जवानों को यहाँ पर भेज दें। इस दौरान उन्होंने अपने सैनिकों को शांत भी कराया। साथ ही भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को एलएसी के पार ले गए। ऐसे में भारतीय सैनिकों ने एलएसी पार कर ली। यह लड़ाई के दूसरे चरण की कारण बनी। न्यूज़ सूत्रों के अनुसार दूसरे झगड़े में ज़्यादा बर्बादी हुई। झगड़े वाले जगह से कुछ किलोमीटर दूर गलवान घाटी के पास तैनात एक ऑफिसर ने न्यूज़ वालों को बताया, हमारे सैनिक गुस्से में और आक्रामक थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। इस वक्त तक अंधेरा हो चुका था। कर्नल संतोष बाबू का संदेह सही निकला। गलवान नदी के दोनों तरफ और घाटी में ऊपर कई सारे चीनी सैनिक अपना पोजीशन ले चुके थे। उन्होंने आते ही पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। रात 9 बजे के करीब कर्नल संतोष बाबू को एक बड़ा सा पत्थर बहुत जोर से लगा। इससे वे गलवान नदी में गिर गए।
समझा जाता है कि कर्नल पर निशाना बनाकर हमला नहीं किया गया, लेकिन जोश में कर्नल निशाना बन चुके थे। दूसरी लड़ाई करीब 45 मिनट तक चली। इस लड़ाई में कई सारे सौ इकट्ठा हो गए। विशेष बात यह थी कि इस दौरान झगड़ा एलएसी पर कई अलग अलग जगहों पर शुरू हो चुकी थी। 300 लोग अलग अलग जगहों पर आपस में लड़ रहे थे। इस दौरान चीनी जवानों ने कटीले तारों वाले रॉड और नुकीले कीलों वाले डंडों से प्रहार किया। लड़ाई रुकने के बाद नदी से भारतीय और चीनी जवानों के लाशें निकाले गए। उनमें 100 कर्नल संतोष बाबू का भी शामिल था। लड़ाई रुकने के बाद वहां पर शांति हो गई। दोनों तरफ के सैनिक अपने अपने इलाके में चले गए। दोनों को अपनी अपनी लाशों को ले जाने दिया गया। लाशें निकालने की प्रक्रिया के दौरान ही भारतीय जवानों ने एक ड्रोन की आवाज़ सुनी। यह एक नए खतरे का पैगाम था। यह संकेत था कि गलवान घाटी में आधी रात को भारत और चीनी फौजियों के बीच होने वाले तीसरे आमना सामना का। ड्रोन धीरे धीरे घाटी की तरफ आ रहा था। संभवतः यह इंफ्रारेड कैमरा और नाइट विजन का इस्तेमाल कर रहा था ताकि चीन अपनी तबाही का आकलन कर सके और फिर से हमला कर सके। अब तक भारतीय जवानों की बैकअप टीमें भी आ चुकी थी। इनमें 16 बिहार और 3 पंजाब रेजिमेंट के घातक प्लाटून के जवान भी शामिल थे। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हर रेजिमेंट बटालियन में घातक प्लाटून होती है। इनका काम मिलिट्री अटैक को लीड करना होता है, लेकिन जिस तरह की तैयारी हमारी थी वैसी ही तैयारी चीन ने भी कर ली थी। जब तक पीछे से मदद के लिए भारतीय सैनिक आते तब तक पहले वाले सैनिक चीनी सीमा में काफ़ी आगे जा चुके थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि बड़ी संख्या में चीनी जवान एलएसी के पास ना आ जाएं। रात 11 बजे के थोड़ी देर बाद ही तीसरी लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई आधी रात के आगे तक चलता रहा। यह लड़ाई नदी के किनारे संकरी और ढलान वाली जगह पर हुआ। इस वजह से दोनों तरफ के सैनिक गलवान नदी में गिर गए। कई चट्टानों पर गिरने से जख्मी हो गए। करीब 5 घंटे की हिंसक झड़प के बाद लड़ाई शांत हुआ। दोनों तरफ के मेडिकल टीम ने अपने अपने जवानों की मरहम पट्टी की। दोनों सेनाओं ने एक दूसरे के सैनिकों को रात में ही लौटा दिया, लेकिन भारतीय सेना के 10 सैनिक फिर भी चीनी सीमा में ही रह गए। इनमें 2 मेजर, 2 कैप्टन और 6 फौजी थे। न्यूज सूत्रों की जानकारी के अनुसार तीसरे फेज की लड़ाई के बाद पहली बार समग्र आकलन में पाया गया कि तीसरी फेज की हिंसक झड़प के बाद चीन को उसके 16 जवानों के लाशें सौंपे गए। इनमें चीन के 5 ऑफिसर भी शामिल थे। इस तरह से चीन के 16 जवान जंगी मैदान में ही मारे गए। ऐसा अनुमान है कि जिस तरह बाद में 17 भारतीय घायल सैनिकों की मौत हो गई, उसी तरह चीन के भी कई सारे घायल जवानों की बाद में मौत हो गई। हालांकि इसके बारे में चीन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ना ही कभी भविष्य में होने की संभावना है। न्यूज सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तीसरी हिंसक झड़प के बाद प्रिजनर एक्सचेंज यानी बंदी सैनिकों की अदला बदली जैसी कोई सिचुएशन नहीं थी। रात के अंधेरे में हिंसक झड़प के बाद बेचैनी, 0 डिग्री से कम तापमान, इन सब हालातों में कई सारे जवान इधर उधर रह गए। 16 जून को सुबह होते ही भारतीय जवान वापस एलएसी पार कर अपने पोस्ट पर लौट आए। उस वक्त ये पाया गया कि कई सैनिक अभी भी वापस नहीं लौटे, तो दोनों तरफ के मेजर जनरल ने बात की। यहाँ पर दोनों पक्षों के लापता सैनिकों को वापस करने पर सहमति बनी। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने कहा कि लड़ाई के बाद कोई बंधक बनाने वाली परिस्थिति नहीं थी। हम उनके सैनिकों को मेडिकल हेल्प दे रहे थे, वे भी हमारे सैनिकों की मरहम पट्टी कर रहे थे। मोदी सरकार में मंत्री और पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने न्यूज सूत्रों से बातचीत में खुलासा किया कि गलवान घाटी में 15-16 जून की दरमियानी रात को जो हिंसक लड़ाई चीन और भारतीय सैनिकों में हुई, वो दरअसल एक रहस्यमयी आग की वजह से हुई जो टेंटों में लगी थी। वीके सिंह का बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब तक ये माना जा रहा था कि कर्नल संतोष बाबू की धोखे से चीनी सैनिकों द्वारा हत्या की गई, जिसके बाद भारतीय जवान भड़क गए और उन्होंने चीनी सैनिकों के टेंट में आग लगा दी। जनरल वीके सिंह के मुताबिक गलवान नदी का तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर का इलाका भारत के पास है। लाइन ऑफ एक्चुअल जो है उसके पास एक छोटा सा दर्रा बनता है जहां से गलवान नदी निकलती है। नदी पश्चिम की तरफ मुड़ती है। उस जगह को PP-14 यानी पेट्रोल पॉइंट 14 बोलते हैं। पेट्रोल पॉइंट 14 भारत के पास सन 1962 से है। तब से भारत की सेना पेट्रोल पॉइंट 14 पे बैठी है। भारत ने गलवान घाटी के पास एक बेहतरीन रोड नेटवर्क बना लिया है। पहले जो मिलिट्री के साजो सामान पहुंचने में 10 दिन का वक्त लगता था, अब वहीं रास्ते से सामान को ले जाने में मुश्किल से 2 दिन लगता है। चीन की नीति विस्तारवादी नीति है। उसका सीमा विवाद लगभग अपने सभी पड़ोसियों से है। चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाते हुए दुनिया के अलग अलग 6 देशों पर कब्जा जमा रखा है। इन देशों में अधिकतर वो देश हैं जो चीन के पड़ोसी हैं। चीन की बुरी नज़र भारत की ज़मीन पर भी शुरू से रही है, इसलिए चीन और भारत में सीमा पर आए दिन टकराव की नौबत आ जाती है। हमें पूरा विश्वास है कि भारत की सरकार चीन के इस सोच को भारत में सफल होने नहीं देगा। जय हिंद, जय भारत।